अब आगे करते हैं. If the order of the letters in the English alphabet is reversed and each letter represents the letters whose position it occupies, then which one of the following represents Lucknow? तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आए ना अल्फ़ाबेट वाले, उसमें ज़्यादा स्मार्ट मत बनना, ABCDEFGH तक लिख लेना क्योंकि गलती हो जाती है ना. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड Z. ठीक है. अब इसने बोला कि हमने तो रिवर्स कर दिया इसको, है ना. रिवर्स कर दिया मतलब Z की जगह A आ जाएगा. तो इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, लाल पेन से लिख देते हैं. इसकी जगह Z आ जाएगा. उल्टा लिखते चले जाओ, मतलब यहाँ से ABCD स्टार्ट कर दो. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड Z. ठीक है. अब बोल रहा है कि अगर लखनऊ जो वर्ड था, जो नॉर्मल ABCD लिखी थी सेम सिंपल ऑर्डर में, तो लखनऊ जो है वो अब क्या रिप्रेजेंट करेगा. तो आप देख लो, L की जगह क्या आ गया, L की जगह O आ गया है ना. U की जगह क्या आ गया, U कहाँ गया, U इधर है ना. U की जगह F आ चुका है, C की जगह X आ चुका है, K की जगह क्या आ चुका है, K की जगह आ चुका है, K कहाँ गया, K की जगह P आ चुका है ना. और N की जगह क्या आ चुका है, N की जगह M आ चुका है, O की जगह L आ चुका है, और W की जगह D आ चुका है ना. तो करते चलो, बस लिखना है और तो कुछ करना ही नहीं. अब देख लो कौन सा है. L की जगह O है तो O है, और U की जगह क्या है, U की जगह F है तो यहाँ पे भी F है. उसके बाद C की जगह क्या है, C की जगह X है तो ये X है. ठीक है. उसके बाद कौन सा है, K पे क्या है, P है तो यहाँ पे P आ गया. उसके बाद N की जगह M है तो M आ गया. उसके बाद O की जगह क्या है, O की जगह L है तो L आ गया, और W की जगह D है तो D आ गया. तो ये आंसर क्या हो गया, D हो गया, है ना. समझ में आ गई बात, सिंपल है. भले ही थोड़ा टाइम लग सकता है इसको ABCD लिखने में, बट आंसर सही आएगा इससे, है ना. आगे बढ़ते हैं. इन अ टूर्नामेंट ऑफ चेस हैविंग 150 एंट्रेंट्स, अ प्लेयर इज एलिमिनेटेड व्हेन ही लूजेज अ मैच. तो 150 प्लेयर हैं जो आपस में मैच खेलेंगे. ठीक है. 150 प्लेयर हैं जो आपस में मैच खेलने वाले हैं. प्लेयर जो है, जो भी हारेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा. इट इज़ गिवन दैट नो मैच रिजल्ट्स इन अ टाई और अ ड्रॉ. कोई भी ड्रॉ नहीं होता है, या तो कोई जीतता है या तो कोई हारता है. तो हमसे पूछा है कितने मैचेस खेले गए हैं टूर्नामेंट में. ठीक है. तो ठीक है भाई, 150 लोग थे, तो 150 लोग में क्या होगा, पहले 75 वर्सेस 75 हो जाएगा. तो हम एक काम करते हैं, हम एक ऐसा काम करते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ मैचेस, कैचेस विन मैचेस, और यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे लिख देते हैं कितने लोग एलिमिनेट हो गए, एलिमिनेटेड. और यहाँ पे लिखते हैं कितने लोग आगे गए, विन्स, या फिर कितने लोग बेसिकली आगे गए, उनका हम ये लिखने वाले हैं. ठीक है. आ जाओ बेटा. तो मैचेस देखते हैं. तो पहले 150 लोग थे, तो 150 में से 75 वर्सेस 75 हुआ, तो 75 मैचेस हुए. पहले तो सबसे पहले कितने मैचेस हुए, 75 मैचेस हुए. ठीक है. 150 लोगों के साथ 75 मैचेस हुए, 75 वर्सेस 75. तो 75 हारे होंगे, 75 जीते होंगे. तो कितने लोग जीते, 75 जीत गए, 75 एलिमिनेट हो गए. तो अब कितने लोग बचे, अब 75 बचे. अब 75 में से ऑब्वियसली आधे मैच, मतलब मैच तो दो के बीच में ही होगा ना, तो इसका मतलब एक को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल जाएगी, वो आगे चला जाएगा, मतलब एक जो है वो ऐसे ही आगे चला जाएगा. तो 75 लोगों में से एक जो बंदा है वो ऐसे ही आगे चला गया इधर, उसको ऐसे ही अगले राउंड में जगह मिल गई. और बाकी जो 74 बचे, 74 जो बचे इसमें से, है ना, उनके मैचेस हुए. जो 74 बचे उनके मैचेस हुए.
तो 74 में से जो आधे लोग हैं दैट इज 37, 37 वर्सेस 37 हुआ होगा, तो इसका मतलब मैचेस कितने हुए? 37। 37 मैचेस में से 37 लोग जीते होंगे और 37 लोग हारे होंगे, तो 37 लोग तो एलिमिनेट हो गए और बचे कितने? 37। अच्छा, एक जना पहले से ही आगे नेक्स्ट राउंड में आ गया था, तो अभी टोटल लोग कितने बचे हैं? 38। अब इन 38 लोगों का मैच हुआ है, अब 38 लोगों में से कितने मैचेस हुए होंगे? 19 वर्सेस 19, तो टोटल मैचेस कितने हो गए? 19, है ना? 19 मैचेस हुए तो 19 लोग जीते होंगे और 19 लोग हारे होंगे। फिर अब सिंस 19 तो इवन नंबर है नहीं, तो एक को आगे एंट्री मिल जाएगी, एक को ऑलरेडी आगे एंट्री मिल जाएगी, तो बचे कितने? बचे 18। 18 में से क्या होगा? 9 वर्सेस 9 होगा, तो 9 मैचेस और होंगे, उसमें से 9 लोग जीतेंगे और 9 लोग हारेंगे। फिर यहाँ पे कितने हो गए? 10 लोग हो गए। अब 10 में से 10 बचे तो 5 वर्सेस 5 कर सकते हैं हम, तो 5 मैच और हो जाएंगे, उसमें से 5 लोग जीतेंगे और 5 लोग हारेंगे। फिर 5 एक इवन नंबर नहीं है, तो फिर एक को एंट्री मिल जाएगी आगे की तरफ, तो एक फिर आगे आ गया, तो बचे कितने? 4 बचे, तो 4 में से 2 वर्सेस 2 का मैच हो जाएगा, तो टोटल मैचेस हुए 2 और यहाँ पे 2 ने जीता और 2 ने हारा। अब टोटल यहाँ पे कितने हो गए? 3 हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पे कर लेते हैं विंस लॉस। तो कहाँ पे बचा था हमारा? 3 हो गए थे हमारे, है ना? जस्ट अ मिनट, तो 3 हो गए थे। अब 3 फिर से एक इवन नंबर नहीं है, तो एक को आगे एंट्री मिल जाएगी और बचे कितने? 2 लोग बचे। उनमें से 1 वर्सेस 1 हो जाएगा, तो एक जीतेगा और एक हारेगा। अब बच गए 2 लोग, अब इन 2 में से 1 वर्सेस 1 हो जाएगा, दैट इज एक मैच और हो जाएगा, जिसमें से एक जीतेगा और एक हार जाएगा, तो फाइनली ये जीत गया, है ना? तो टोटल मैचेस कितने हुए? टोटल मैचेस कितने हो गए? इन सबको प्लस करते चले जाओ, 75 प्लस 37 प्लस 19 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 2 प्लस, और ये 2 मैच और हुए यहाँ पे, है ना? 2 मैच और हुए यहाँ पे, तो ये जो 2 है वो यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ मैं। अब इनको सम करो, करो जरा फटाफट जल्दी से। 75 प्लस 37 कितना आता है? 7 प्लस 5 12, 7 प्लस 1 8 प्लस 3 11, तो 112। 112 प्लस 19, 9 प्लस 2 11, 131। 131 प्लस 9 140, 140 प्लस 5 प्लस 4 9 प्लस 9, तो 149। तो टोटल मैचेस कितने हो गए? 149। बात समझ में आई? टोटल मैचेस कितने हो गए? 149। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला है कि क्या है एक्स एक इंटीजर है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको 2 स्टेटमेंट दिए। क्या स्टेटमेंट दिए? स्टेटमेंट 1 दी है कि x/3 इज नॉट एन इंटीजर, और दूसरी स्टेटमेंट दी है 3x इज एन इंटीजर। ठीक है, तो करते हैं भाई, ट्राई करते हैं। x/3 इज नॉट एन इंटीजर। अच्छा, ये एक इंटीजर नहीं है, इसका मतलब जो x है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, और बोला 3x एक इंटीजर है, तो क्या हम इन दोनों स्टेटमेंट से ये बोल सकते हैं कि x एक इंटीजर है? क्या ऐसा बोल सकते हैं? तो आंसर है नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि मान लो x 2/3 हो गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो x 2/3 हो गया, तो x को 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 2/9 आएगा। वो एक इंटीजर नहीं है, डेफिनेटली नहीं है इंटीजर। 2/9 तो इंटीजर थोड़ी है। बट अगर 3 इंटू एक्स करो, तो 3 इंटू एक्स करोगे तो 3 इंटू 2/3 आ जाएगा, जो कि 2 आएगा, विच इज एन इंटीजर। ये एक इंटीजर है ना? बात समझ में आ रही है? ये एक इंटीजर है, तो ये ट्रू है। क्लियर है बात? तो हम कुछ बता नहीं सकते बेसिकली, इन दोनों स्टेटमेंट से यूज करके हम कुछ नहीं बता सकते कि x एक इंटीजर है कि नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, है ना? दोनों ही स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स
without repetition of digits are there such that each digit is odd and the number is divisible by 5. तो हमको ऐसे 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, हमको ऐसे 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, ठीक है, हमको ऐसे 3 डिजिट नंबर बनाने हैं. हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड, ईच डिजिट इज ऑड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5. हर एक डिजिट ऑड है पहली बात. तो 1 से लेकर 9 तक कितनी ऑड डिजिट्स हैं? 1 है, 3 है, 5 है और 7 है और 9 है ना. ये सारी डिजिट्स ऑड हैं. तो इन पांचों में से कोई 3 यहाँ पे आ सकती हैं. ठीक है. अब दूसरा हमसे ये बोला गया, अच्छा रिपीटिशन भी नहीं हो रहा, मतलब हर डिजिट अलग अलग है. ईच डिजिट इज ऑड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5. तो 5 से अगर डिविजिबिलिटी चाहिए तो यहाँ पे नंबर 5 होना चाहिए, यहाँ पे 5 होना चाहिए तभी डिविजिबल है. तो एक तो हट गया, बचा 1 2 3 4. इन 4 में से कोई 2 यहाँ पे रखने हैं. तो फिर तो बहुत ही सिंपल है. यहाँ पे कितने नंबर आ सकते हैं? यहाँ पे कितने नंबर आप रख सकते हो? 1 2 3 4. यहाँ पे 4 नंबर में से कोई भी रख सकते हो. और यहाँ पे कितने नंबर रख सकते हो? जो यहाँ पे रख लिया वो यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे 3 नंबर रख सकते हो. तो टोटल वेज कितने हो गए? 4 × 3 दैट इज 12. यहाँ पे 4 नंबर पॉसिबल है, यहाँ पे 3 नंबर पॉसिबल है और दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है. तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 4 × 3 दैट इज 12. तो टोटल कितने नंबर्स बन गए हमारे? 12. 12 ही होगा ना. यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, हाँ सही तो है. ठीक है. रेपिटिशन नहीं होना चाहिए. सही है. ठीक है. जैसे एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ मैं. डाउट है मेरे को कि ये आंसर सही है कि नहीं. यस है ना, दिस इज राइट, इट इज़ 12 है ना. तो 12 है इसका आंसर. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सर्टन आइटम वॉज 25%, है ना. तो एक आइटम है जिसके प्राइस में 25% की बढ़ोतरी हुई, है ना. तो ऐसे क्वेश्चन ना बहुत इजी होते हैं. कैसे? मान लो आपकी प्राइस x था, ठीक है. तो x में आपने 25% बढ़ाया. तो अगर किसी चीज़ में आप 25% बढ़ाओगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 125/100 डायरेक्टली. तभी तो, है ना, बात समझ में आ रही है. 25% बढ़ाया, 100% था, 25% बढ़ा दिया तो 125 हो गया ना. तो वैल्यू कितनी हो गई? 125/100. तो 25% जब आपने बढ़ाया तो फाइनल वैल्यू हो गई 125/100. अगर इसको कोई किसी को ये दिक्कत हो रही है कि ये कैसे लिखा है, तो कैसे लिखा है मैं बता देता हूँ. आपने 25% बढ़ाया इसका, है ना. तो फाइनली ये जो आया ये क्या आएगा? 125/x. ये आ जाएगा ना. मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया. आपको भी ऐसे डायरेक्टली लिखना है. ये सब करोगे तो टाइम वेस्ट होगा. आप ऐसे लिखो 25% बढ़ा तो अच्छा फाइनल वैल्यू क्या हो गई? 125/100 डायरेक्ट. ठीक है. अब अच्छा ये सब इस वैल्यू का हो रहा है ना, x का. अब बोला गया है इसके बाद प्राइस वॉज डिक्रीज बाय 20%. तो इसका 20% डिक्रीज हुआ तो फाइनल वैल्यू कितनी बची? 80%. तो 80/100 इंटू ये ओरिजिनल वैल्यू, इसका हमने 20% कम किया है ना. तो फाइनल वैल्यू कितनी बची? 180/100. यहाँ पे 125/100 इंटू एक्स. ठीक है. एंड अगेन इज इंक्रीज बाय 10%. अब इसका अभी फिर से हमने 10% बढ़ाया. तो 10% बढ़ाया तो क्या हो गया? इस वैल्यू का 110/100 हो गया, है ना. ये मल्टीप्लाइड बाय ये पूरी वैल्यू. तो ये क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 110/100 इंटू 80/100 इंटू 125/100 इंटू एक्स. ये फाइनल वैल्यू आ गई. इनिशियल वैल्यू एक्स थी, फाइनल वैल्यू ये आ गई. अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. आ जाओ, ये काट दो यहाँ से. ओप सॉरी, ये नहीं कटेगा. है ना. तो ये 2 0 काट दिए मैंने यहाँ से. और 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 20 और 5 5 ज़ा 25 अगेन, 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 2 50 ज़ा
5 10 है ना, तो ये आ गया 11x/10 है ना, 11x/10 आ गया। ये कितने परसेंट है? ऑब्वियसली ये इंक्रीज है, हमको दिख रहा है 11x/10 है, तो इंक्रीज कैसे निकालोगे? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से? ये आ जाएगा 10%। बात समझ आई? कितना आ जाएगा? 10%। क्लियर है बात? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। The letters A, B, C, D, E are arranged in such a way that there are exactly 2 letters between A and E, है ना, तो A और E के बीच में exactly 2 letters हैं, ठीक है, और टोटल लेटर्स कितने हैं? A, B, C, D एंड E, ये टोटल लेटर्स हैं, ठीक है। हाउ मैनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? कितने ऐसे अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, ठीक है, तो ठीक है कोई बात नहीं। कितने बच गए? 1 2 3 4 हो गए, टोटल 5 है, तो पांचवा या तो यहाँ पे आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये, या फिर पांचवा और कहाँ आ सकता है? पांचवा या तो यहाँ पे आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है ना, या तो पांचवा यहाँ पे आ सकता है, तो पांचवा यहाँ पे आ सकता है। तो इसमें देख लो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो यहाँ पे सब हर जगह ना अलग अलग है, तो मान लो यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, ठीक है, तो इन तीन यहाँ पे ये फिक्स है, ये और ये फिक्स है ना, तो इन तीनों को अरेंज करने के कितने वे हो गए? फैक्टोरियल 3, ये बता चुका हूँ मैं परम्यूटेशन में, है ना। अरेंजमेंट के कितने वेज होते हैं? फैक्टोरियल n ऑब्जेक्ट्स को अगर आपको लाइन में अरेंज करना है तो कितने वेज हैं? फैक्टोरियल n। तो इन तीनों को आपस में अरेंज करने के कितने वे हो गए? फैक्टोरियल 3। और A और E को आपस में अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? फैक्टोरियल 2। तो टोटल कितने हो गए? फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, कितना आ जाएगा ये? 6 2 12, 3 2 6, 6 2 12, ये हो जाएगा 12, है ना। और ऐसे ही इसमें भी सिमिलर है, इसमें भी फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 दैट इज 12, तो 12 और 12 मिला के कितने हो गए? 24। तो टोटल कितने हो गए बेटा? टोटल हो गए 24 वेज। आंसर इज 24। क्लियर बात? टोटल कितने तरीके हो गए? 24, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A, B and C are 3 places such that there are 3 different roads from A to B, है ना। A से लेकर B तक 3 अलग अलग तरीके हैं, 1 2 3, इन 3 तरीकों से आप जा सकते हो। B से लेकर C तक 4 अलग अलग तरीके हैं, 1 2 3 और 4, 4 अलग अलग तरीके हैं, राइट। और A से लेकर C तक, A से लेकर C तक 3 डिफरेंट रोड्स हैं, 1 लेट्स से 2 एंड 3, ठीक है। तो पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वन रीच A टू C। तो A टू C रीच करने के क्या तरीका है? A से B रीच करने के कितने तरीके? 3, और B से C रीच करने के कितने तरीके हैं? 4, तो 4 इंटू 3, ये 12 तरीके तो हो ही गए अगर A से C पहुंचना है। कैसे हो गए? आप पहला रूट लो यहाँ से, और यहाँ से पहला रूट लो, एक तरीका। अब यहाँ पहला रूट लो, यहाँ पे दूसरा रूट लो, दूसरा तरीका। यहाँ पे पहला रूट लो, यहाँ पे तीसरा रूट लो, तीसरा तरीका। यहाँ पे पहला रूट लो, यहाँ पे चौथा रूट लो, चौथा तरीका। तो एक के साथ ऐसे 4 पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसे ही 3 के, मतलब इसके साथ भी 4 होंगी और इसके साथ भी 4 होंगी, तो टोटल मिला के कितनी पॉसिबिलिटी हो गई? 12। अब 12 ये तो हो ही गई, पर साथ में ये भी तो है, A से C डायरेक्ट भी तो जा सकते हो 1 2 3 तरीकों से। तो टोटल कितने तरीके हो गए? 12 + 3 दैट इज 15। तो टोटल हो गए 15 तरीके। समझ में आई बात? A से लेकर C तक जाने के कितने तरीके हो गए? 15 टोटल वेज। क्लियर है बात? तो ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A हैज सम कॉइन्स, ओके, A has some coins. He gives half of the coins and 2 more to B. Okay. तो एक काम करते हैं, A लिखते हैं, कितने लोग हैं? B, C और D, है ना। तो A के पास लेट से थे कितने? यहाँ पे लिख देते कॉइन्स, यहाँ पे लिख देते लेफ्ट, कितने बचे? A के पास थे x कॉइन्स, है ना, मान लेते हैं A के पास x कॉइन्स थे।
ही गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड 2 more टू बी। तो इसने आधे मतलब x/2 और साथ में 2 और ये b को दे दिए, है ना। तो इसके पास कितने बचे, इसमें से ये वाली क्वांटिटी माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा, x माइनस ऑफ x/2 प्लस 2। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x/2 माइनस 2। तो इसके पास इतने बच गए, x/2 माइनस 2 बच गए इसके पास, ठीक है। अब b ने क्या किया, b ने भी आधे दिए कॉइन्स और 2 more टू c। b ने इसका आधा मतलब हाफ ऑफ दिस प्लस 2 दिया। तो इसको हम थोड़ा पीछे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। b के पास कितने थे, x/2 प्लस 2, इसका आधा और 2 साथ में और, ये इसने c को दिए। तो कितना हो गया, x/4 प्लस 1 प्लस 2 विच इज x/4 प्लस 3, ये इसने c को दिए। तो b के पास कितने बचे, b के पास बचे x/2 प्लस 2 माइनस x/4 माइनस 3, यह आया x/4 माइनस 1, है ना। ये बच गया इसके पास। अब c ने क्या किया, c गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड 2 more टू d। c ने भी आधे x/4 प्लस 3 जो है, सॉरी जस्ट अ मिनट, इसको मिटा देता हूं मैं। c ने x/4 प्लस 3 इसका आधा प्लस 2 ये दिए किसको, ये d को दे दिए। तो कितने दिए d को, x/8 प्लस 3/2 प्लस 2 विच इज x/8 प्लस 7/2। तो c के पास कितने बचे बेटा, c के पास बचे x/4 प्लस 3 माइनस x/8 माइनस 7/2, इतने बचे। तो कितना आ जाएगा, x/8 प्लस नहीं आएगा, सॉरी माइनस आएगा, 3 माइनस 7/2 कितना होता है, माइनस 1/2। तो कितने बचे, x/8 माइनस 1/2, है ना। फिर d ने क्या किया, द नंबर ऑफ कॉइन्स d हैज नाउ इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो सकता है, 10 से नीचे तो 1 डिजिट नंबर होता है। तो d के पास अब कितने हैं, d के पास टोटल 10 है। तो पूछा है हाउ मेनी कॉइन्स डज a हैव इन द बिगनिंग। तो a के पास x कॉइन्स है, तो यहाँ से निकाल लो। तो x/8 प्लस 7/2 ये कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो x/8 जो है वो कितना होना चाहिए, 10 माइनस 7/2, 20 माइनस 7 दैट इज 13/2। तो यहाँ से 4 कटा, x इज इक्वल टू आ गया 4 इंटू 13 विच इज 52। तो इसके पास होने चाहिए 52 पॉइंट्स। क्लियर बात, कितने होने चाहिए, 52 पॉइंट्स, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। इन द सीरीज a b c ये सब दिया हुआ है, विच लेटर अपीयर्स एट 100th प्लेस, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें पैटर्न दिखेगा आपको। क्या पैटर्न है, पहले a है, फिर a b है, फिर a b c है, फिर a b c d है, फिर a b c d e है ना। तो ऐसे पैटर्न चलता जा रहा है, पहले a है, फिर इसमें a b आ गया, फिर a b c आ गया, फिर a b c d आ गया, फिर a b c d e आ गया, है ना। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो ऐसे चलता चला जा रहा है ना। तो पहले एक लेटर है, फिर यहाँ पे 2 लेटर्स हैं, फिर यहाँ पे 3 लेटर्स हैं, फिर 4 हैं, फिर 5 हैं, ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये पैटर्न हमको समझ में आ रहा है कि ये ऐसा पैटर्न है ना, ठीक। तो पूछ रहा है 100th प्लेस पे बताओ कौन सा लेटर है। 100th प्लेस समझ रहे हो क्या मतलब है, कि जैसे मान लो ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ऐसे ही 100th होगी, है ना, 100th होगी। अच्छा ध्यान से देखो, ये जो फिफ्थ प्लेस है ये है क्या एक्चुअली, ये बेसिकली इनका सम है 1 + 2, सॉरी फिफ्थ नहीं है, 1 2 3 4 5 6 है। तो ये जो 6 है दैट इज नथिंग बट सम ऑफ दीज नंबर्स 1 + 2 + 3, 3 + 2 5 + 1 6, है ना। तो अगर हम इन सब का सम कैलकुलेट कर लें तो हमको वो प्लेस मिल सकता है ना।
अगर ऐसे ऑर्डर में आ रहा है ना, और हम सबका सम कैलकुलेट कर लें, है ना, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करते करते, तो हमको क्या मिल सकता है, हमको वो nth प्लेस मिल सकती है ना। तो इसका अगर हम सम करें तो ये आपको याद होना चाहिए कि सम ऑफ जो n नेचुरल नंबर्स है दैट इज n × n+1/2 ये नंबर आता है ना, n × n+1/2 ये नंबर आता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, करेक्ट, ठीक है। तो हमको तो 100th प्लेस चाहिए, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि 100th प्लेस जो है वो एग्जैक्ट ऐसे ही आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम देखेंगे कि भाई क्या पॉसिबिलिटी है ना 100 के आसपास आने की। तो ये हिट एंड ट्रायल हमको करना पड़ेगा। तो हमको समझ में आया कि अगर हमको 100 चाहिए यहाँ से, तो n को अगर हम 10 डालें, मान लो ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं 10 डालें, तो 10 × 11/2 55 आएगा, तो उससे तो ज़्यादा ही होगा, मतलब 10 से ज़्यादा है। तो n को हम डालते हैं 13 अगर हम डालें n को, तो 13 × 14/2 ये आ जाएगा 7 3 21 दैट इज 91, है ना। 91 मतलब 91 का मतलब क्या है कि जो अगर ऐसे n 91 मतलब n की वैल्यू अगर 13 होगी, ऐसे 13 बार अगर हम करें, ऐसे जो 13 पैटर्न्स आएंगे, तो उसमें 91st प्लेस आ जाएगा हमारा, 91st प्लेस तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये जो n13 है ना, ये ऐसे लिखा जाएगा ABCDEFGH, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IJKL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और LM 13th, है ना। n13 का मतलब ये है कि ये 13 नंबर्स की ये 13 लेटर्स की ये सीरीज है। जैसे यहाँ पे 5 का मतलब क्या है कि ABCDE 5 है ना, 5 लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के, ऐसे ही 13 का मतलब है ABCD से लेकर M तक है ना। तो ये बेसिकली 91st पोजीशन पे आ रहा है, M जो है वो 91st पोजीशन पे आ रहा है ना। हमको तो 100th प्लेस पर निकालना है, कौन है, तो करते चले जाओ। अच्छा, इसके बाद फिर से स्टार्ट होगा, ये पैटर्न यहाँ पे ब्रेक हो गया, फिर से स्टार्ट होगा ABCDEFGHI ऐसे चलता जाएगा। तो हमने बोला कि ये कौन सी प्लेस है, ये 92nd है, ये 93rd है, ये 94th है, ये 95th है, ये 96th है, ये 97th है, ये 98th है, ये 99th है और ये 100th प्लेस है। तो हमको क्या पता चल गया कि 100th प्लेस पर कौन आ रहा है, आई आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आई, है ना। 100th प्लेस पर कौन है, आई है, तो आंसर आई आ जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि पैटर्न कैसा चल रहा है ना। ऑब्वियसली ये आसान क्वेश्चंस आसान लेवल पे नहीं है, रीज़न बिंग कि इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी लग रहा है ना, ये आपको पता होना चाहिए, AP एटलीस्ट आनी चाहिए और पैटर्न रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, है ना। तो पूरा लॉजिकल है ये सब, है ना। 10th का बेसिक मैथ्स आना चाहिए, क्लियर है बात। तो बिना प्रैक्टिस के अगर आप CSAT में जा रहे हो, है ना, तो बेवकूफ़ी है, CSAT करके जाओ अच्छे से, नहीं तो मुश्किल है क्लियर करना, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे हैं। ये कर लेते हैं, इफ Z इज ब्रदर ऑफ X, है ना, Z इज ब्रदर ऑफ X, ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन है कि क्या Z X का ब्रदर है। उसके लिए हमको 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं जिसके बेसिस पे हमको इन्फॉर्मेशन यूटिलाइज करके बताना है, ठीक है। तो बोल रहा है X इज ब्रदर ऑफ Y। तो जो भी ऐसे ब्लड रिलेशंस होते हैं ना, उनमें आप सिंबल्स बना लिया करो। जैसे मेरी आदत ये है कि मैं इसको सिंबल मान लेता हूँ कि ये लोग जो हैं ये सिबलिंग्स हैं, मतलब ब्रदर सिस्टर हैं, इस टाइप से, है ना। तो इस टाइप से मैं बना लेता हूँ, आप कुछ और बना सकते हो। मैं ऐसे कपल्स का बनाता हूँ जो आपस में मैरिड हैं, तो उसका मैं ऐसे इक्वल टू बना देता हूँ, ठीक है। तो आप कुछ भी सिंबल यूज़ कर सकते हो, बट कुछ सिंबल रिप्रेजेंट करो। जैसे मान लो X ब्रदर है Y का, तो मतलब X और Y आपस में ब्रदर है, ठीक है, X और Y आपस में ब्रदर है। ब्रदर का मतलब है कि ये मेल है, ऑब्वियसली X मेल है, तभी तो ब्रदर हो सकता है। और बोल रहा है कि Y इज ब्रदर ऑफ Z, तो Y Z का ब्रदर है, तो इसका मतलब Y भी मेल है ना। X, Y एंड Z आर सिबलिंग्स, तो ये तो पता ही चल रहा है X, Y, Z आर सिबलिंग्स। तो बोल रहा है क्या Z ब्रदर है X का, तो हम ये नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमको थोड़ी पता है Z ब्रदर है कि सिस्टर है, क्योंकि इसका जेंडर हमको थोड़ी पता है कि मेल है कि फीमेल है, हमको थोड़ी पता है, वी डोंट नो। तो ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो Z कैन बी द सिस्टर ऑफ X एज वेल,
तो इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट। क्लियर बात, इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना क्या है। ऑन वन साइड ऑफ अ 1.01 किलोमीटर लॉन्ग रोड, है ना, तो एक बहुत ही लंबी रोड है, इतने किलोमीटर्स की है, 1.01 किलोमीटर्स की है, ठीक है। मीटर्स में कितना होगा ये डिस्टेंस, 1010 मीटर, है ना, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो उसको। ऑन वन साइड ऑफ 1.01 किलोमीटर लॉन्ग रोड 101 प्लांट्स आर प्लांटेड एट इक्वल डिस्टेंस, है ना। तो मान लो यहाँ पे एक प्लांट है ना, फिर एक दूसरा प्लांट है, फिर एक तीसरा प्लांट है, ऐसे करते करते 101 प्लांट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तीसरा भी बना देते हैं, 1 2 3 4 और एक और 5, ठीक है। ये 5 प्लांट्स हैं, मतलब 5 नहीं, मतलब ऐसे करते करते और प्लांट्स हैं, है ना। 5 समझ में आ गई। ठीक है ना। अब क्या है, ऐसे करते करते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे करते करते 101 प्लांट्स हैं, ठीक है। अब बोल रहा है ये सब बराबर डिस्टेंस पे, मान लो ये डिस्टेंस x है, ठीक है, ये डिस्टेंस x है तो ये भी x है, ऐसे करते करते x है ना। तो सोचो मैं तुमसे बोलूँ कि भाई पहले 3 प्लांट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो वो 2x है। पहले 4 प्लांट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 3x है, तो मतलब एक कम है ना। तो ऐसे मैं तुमसे बोलूँ कि 101 प्लांट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है टोटल मिला के, तो आप क्या बोलोगे, 100x, 100x ही तो बोलोगे। 2 के बीच में डिस्टेंस x है, 3 के बीच में डिस्टेंस 2x है, 4 के बीच में डिस्टेंस 3x है, x प्लस x प्लस x, तो एक कम है ना, तो 100x हो गया। और ये 100x किसके बराबर है, 1010 मीटर के बराबर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 1010 मीटर है। तो यहाँ से x कितना आ गया, यहाँ से x आ गया 10.1 मीटर्स, हाँ कितना आ गया, 10.1 मीटर्स, है ना। अब वो बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 5 कंसेक्यूटिव प्लांट्स। तो 5 कंसेक्यूटिव प्लांट्स मतलब ये टोटल डिस्टेंस, तो ये कितना है, 1 2 3 4, 4x, तो 4x इज द टोटल डिस्टेंस, दैट इज 4 इंटू 10.1, दैट इज 40.4। तो आंसर कितना आ गया, 40.4, है ना। समझ में आ गई बात। चलो ये पहले ना क्वेश्चंस आप खुद से भी ट्राई करो, है ना, ऑल द सॉल्यूशंस तो बता रहा हूँ मैं, बट ट्राई इट योर सेल्फ फर्स्ट, फिर ये सॉल्यूशंस देखना, है ना। चलो उसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन, 3 पर्सन्स ए बी सी आर स्टैंडिंग इन अ क्यू नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो ए बी सी एक लाइन में खड़े, है ना, इस ऑर्डर में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। देयर आर 4 पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में 1 2 3 4, ए और बी के बीच में 4 लोग हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। ए और बी के बीच में 4 लोग हैं, तो इसको एक काम करते हैं, इसको अगले पेज पे ही बना देते हैं। ए और बी के बीच में 4 लोग हैं, 1 2 3 4, ठीक है। एंड 7 पर्सन्स बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। इफ देयर आर 11 पर्सन्स अहेड ऑफ सी एंड 13 बिहाइंड ए, व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन द क्यू। अच्छा हमको मिनिमम नंबर निकालना है, ठीक है, हमको सबसे मिनिमम निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो बोल रहा है 7 पर्सन्स बिटवीन बी एंड सी, तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि बी और सी यहाँ और 7 लोग इधर हो, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि सी इधर साइड हो और बीच में 7 लोग हों, है ना। तो हम ये वाला साइड लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको मिनिमम नंबर निकालना है, हमको मिनिमम नंबर निकालना है, तो हमको लोग बढ़ाने नहीं हैं, लोग कम होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पे होगा सी, है ना, तो बी और सी के बीच में 7 हो गए। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इफ़ देयर आर 11 पर्सन्स अहेड ऑफ सी, अहेड ऑफ सी मतलब सी के आगे 11 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 लोग हैं। एंड 13 बिहाइंड ए के पीछे कितने हैं, 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना, 13 लोग, ठीक है। तो ए के पीछे 13 लोग हैं, है ना। अगर ए के पीछे 13 लोग हैं तो 1 2 3 तो हटा लो, तो यहाँ से आगे कितने लोग होंगे, 10 लोग, 10 लोग होंगे यहाँ पे, ठीक है। सी से आगे कितने होंगे, 10 लोग,
और सी के बाद कितने लोग हैं ये हमको दिया हुआ है, कितने लोग हैं सी के बाद, ये तो काउंट कर लो ना, एक सी को मिला के और कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, तो 10 + 12 दैट इज 22, तो टोटल कितने हो गए 22, है ना, टोटल कितने हो गए 22। क्लियर है, सिंपल था ये वाला थोड़ा। हाउ मैनी सेकेंड्स इन टोटल आर देयर इन एक्स वीक्स, एक्स वीक्स हैं और एक्स डेज हैं और एक्स आवर्स हैं और एक्स मिनट्स हैं और एक्स सेकेंड्स हैं। तो वही करना पड़ेगा, पहले वीक्स को डेज़ में कन्वर्ट करो, तो एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो एक्स वीक्स में 7x डेज होंगे, है ना, 7x डेज हो गए। तो टोटल डेज कितने हो गए, 7x डेज तो हैं और x डेज साथ में, और तो टोटल मिला के 8x डेज हो गए। ठीक है, अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो एक दिन में अगर 24 घंटे होते हैं तो इसमें कितने घंटे होंगे, 8 × 24 x घंटे होंगे, है ना। अब इसको जोड़ो जरा, कितना आएगा, 24 × 8, 8 4 32, 8 2 16, 192, 192 आया, 192 आवर्स होंगे और उसके साथ x आवर्स और हैं, तो 193 हो जाएगा, ये 192 x आएगा ना यहाँ से, तो प्लस x कितना हो जाएगा 193, ये आएगा 192x, और यहाँ से x घंटे और प्लस करने, तो 193x आवर्स हो जाएंगे। अब एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट, तो इतने घंटे में कितने मिनट होंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 193 × 60, है ना, तो 6 से ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 18, 9 6 54, +1 55, 6 + 5 11, 11580, है ना। तो इसमें है 11580 x मिनट्स, और इसमें x प्लस कर दो तो कितना आएगा 11581 x मिनट्स। अब ये आया मिनट्स, अब एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इतने मिनट्स में कितने सेकंड होंगे 11581 × 60, तो फिर से 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 6, 6 8 48, 60 है ना ये, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 6 1 6, 6 8 48, 6 5 30 + 4 34, 6 1 6 + 3 9, 694860, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 694,860 x सेकेंड्स, पर x सेकेंड्स और हैं, तो टोटल मिला के इसमें x ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 694,861 x सेकेंड्स, आंसर क्या हो गया 694,861 x। ठीक है, समझ में आ गई बात, बस कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं करना, कन्वर्ट करते जाओ एक दूसरे में, जो लोएस्ट लिमिट है ना सेकेंड्स तक वहाँ कर दो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। P Q R S T are 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, ठीक है, ओके। बोल रहा है R इज स्पाउस ऑफ Q, R जो है वो Q का स्पाउस है, तो मैं स्पाउस को ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, है ना, डबल साइन से, इसका मतलब है कि ये दोनों मैरिड हैं आपस में, और ये आपस में स्पाउस हैं एक दूसरे के। U इज़ द मदर ऑफ T, ठीक है, U इज़ द मदर ऑफ T, तो ये मदर है किसकी, T की, तो मदर और पेरेंट्स का रिलेशनशिप डिनोट करने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, है ना, ये वाला एरो बना रहा हूँ। U इज़ द मदर ऑफ T, मतलब U जो है वो एक फीमेल है ना, इसकी मदर है T की, है ना, एंड S इज़ डॉटर ऑफ U, अच्छा S जो है वो U की डॉटर है, इसका मतलब जो S है वो भी U की डॉटर है, तो ये फीमेल है, S फीमेल है ना, ओके। S इज डॉटर ऑफ U, P's डॉटर इज T, P कहाँ से आ गया, अच्छा P's डॉटर इज T, अच्छा T जो है वो डॉटर है P की, मतलब T भी फीमेल है, F मतलब फीमेल, ठीक है, T भी फीमेल है, और किसकी डॉटर है, P की डॉटर है, और P की डॉटर है, इसका मतलब T जो है वो P की भी डॉटर है और U की भी डॉटर है, तो इसका मतलब P और U आपस में मैरिड है, तो ये रिलेशन आ गया दोनों के बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, आर सन इज P, R का जो बेटा है वो P है, मतलब ये ऐसे बेटा है, मतलब ये मेल है ना, R का बेटा P है ना, दो कपल्स है फैमिली में, ठीक है, हो गया। अब पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, Q इज द ग्रैंड फादर ऑफ T, तो Q का तो हमको जेंडर पता ही नहीं, है ना, ग्रैंड मदर भी हो सकती है, हमको कुछ पता थोड़ी है, तो ये गलत है। Q इज ग्रैंड मदर ऑफ T, तो ये भी हम कुछ नहीं बोल सकते, सर्टेनिटी से हम नहीं बोल सकते। R इज द मदर ऑफ P,
मदर, इन दोनों का तो जेंडर हमको पता ही नहीं है, तो इनके बारे में ना हम मदर फादर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और डी क्या है, टी इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, तो ये सही है। टी जो है वो एक फीमेल है ना, और इसकी ग्रैंड डॉटर है, क्यू की ये क्या है, ग्रैंड डॉटर है ना, तो ये सही है ना। टी इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 cities पी क्यू आर इन अ स्टेट, ठीक है। हाउ फार इज सिटी पी फ्रॉम क्यू, ये बताना है, और बोल रहा है सिटी क्यू इज़ 18 किलोमीटर फ्रॉम आर, तो क्यू जो है वो आर से 18 किलोमीटर दूर है, ठीक है भाई, 18 किलोमीटर दूर है। और पी जो है वो 43 किलोमीटर दूर है, पी कहीं यहाँ पे होगा मान लो, 43 किलोमीटर दूर है। तो क्या पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस बता सकते हो, नहीं बता सकते, कहाँ बता सकते हैं। पी यहाँ पे भी 43 हो सकता है, यहाँ पे भी 43 हो सकता है, यहाँ पे भी 43 हो सकता है, हम बता थोड़ी सकते हैं कुछ, है ना। तो क्यू और पी के बीच में हम डिस्टेंस नहीं बता सकते। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तीन स्टेटमेंट दी हुई हैं और हमको बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है। तो ऐसे जो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो जनरली सेट्स पे बेस्ड होते हैं, है ना, सेट पे बेस्ड होते हैं। सेट को हम डिनोट करते हैं वेन डायग्राम से, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि सेट ऑफ डॉक्टर्स या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मतलब इस गोले से हम डिनोट करेंगे, इस गोले के अंदर जितने नंबर हैं वो सारे नेचुरल नंबर हैं, है ना, इसको बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। क्लियर है बात, है ना। अब जस्ट अ मिनट, तो क्या बोल रहा था मैं कि भाई ऐसे क्वेश्चंस में हम कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में सेट्स बेसिकली यूज़ होता है ना। तो जस्ट अ मिनट, तो इसका हम सेट बनाएंगे, किसका सेट बनाएंगे, ये जो स्टेटमेंट लिखा है पहला वाला स्टेटमेंट लिखा है सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, है ना, तो हम पहले डॉक्टर्स का सेट बनाएंगे, ऐसा, ये हो गया डॉक्टर्स का सेट, ठीक। कुछ डॉक्टर्स टीचर्स हैं, इसका मतलब दूसरा वाला जो सेट होगा वो ऐसे होगा। क्लियर है बात, ये टीचर्स हो गए। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका, ये यहाँ बीच में जितना भी लोग आएंगे वो सारे डॉक्टर भी होंगे और वो सारे टीचर भी होंगे, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है कि जो सारे के सारे टीचर्स हैं वो इंजीनियर्स हैं, है ना, तो सारे के सारे टीचर्स इंजीनियर हैं, मतलब ऐसा भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये है ना, और एक पॉसिबिलिटी बाहर वाली है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये इंजीनियर्स हैं, है ना, एक पॉसिबिलिटी ये है, और दूसरी पॉसिबिलिटी भी है जिसको मैं अगले पेज पे बना देता हूँ। एक काम करते हैं, 2 पॉसिबिलिटी बना देते हैं। पॉसिबिलिटी 1 है ना, ये डॉक्टर, ये टीचर, और एक ये इंजीनियर वाला, ये हो गया इंजीनियर वाला, ये हो गया इंजीनियर वाला। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी ये है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, जितने इंजीनियर्स हैं वो सारे साइंटिस्ट हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, इंटरसेक्ट करे इसको, है ना। और फिर दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि ये डॉक्टर हो ऐसे, ये हो आपका टीचर, है ना, इंजीनियर ऐसे भी हो सकता है, ये भी इंजीनियर हो सकता है, और फिर ये इसके बाहर साइंटिस्ट, ये भी एक पॉसिबिलिटी है ना। अब पूछ क्या रहा है, कॉन्क्लूजन, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, क्या सम साइंटिस्ट डॉक्टर्स हैं, तो यहाँ पे भी अगर देखें तो एक कॉमन इंटरसेक्शन आ रहा है, और यहाँ पे तो पूरा का पूरा सारे साइंटिस्ट डॉक्टर हैं, तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कॉन्क्लूजन 1 कि सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स। ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, सारे इंजीनियर्स डॉक्टर्स हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, यहाँ इस वाले केस में, पहले वाले केस में सारे इंजीनियर्स डॉक्टर्स नहीं हैं, है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, हमको डेफिनेटली ट्रू वाले स्टेटमेंट सही करने हैं, है ना। दूसरा गलत है, इसका मतलब तीसरा क्या है, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, कुछ इंजीनियर्स डॉक्टर्स हैं, है ना, ये स्टेटमेंट ट्रू है, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो 3 हो जाएगा। तो बोथ कंक्लूजन
1 एंड कंक्लूजन 3 आर ट्रू, है ना। तो ये सारे दोनों कंक्लूजन ट्रू हैं, ठीक है, क्लियर है बात। अगला वाला 2 स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय ये दिया है ना, फिर से वही है, ऑल पेन्स आर बुक्स, तो फिर से वही काम करो, सारे पेन बुक्स हैं, तो मतलब पेन का सेट ऐसे बन जाएगा, दीज आर पेन्स, और ऑल पेन्स आर बुक्स मतलब बुक्स ऐसे हैं, है ना, दीज आर बुक्स। उसके बाद नो चेयर इज़ अ पेन, नो चेयर इज़ अ पेन, तो नो चेयर इज़ अ पेन ऐसे भी बन सकता है, चेयर, एक सेट चेयर का ऐसे ही बन सकता है, या फिर एकदम ही बाहर हो, चेयर यहाँ पे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, नो चेयर इज़ अ पेन ये भी पॉसिबिलिटी है ना, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। अब कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, सम चेयर्स आर पेन्स, सम चेयर्स आर पेन्स, ऐसा तो ट्रू है ही नहीं, तो पहला, अच्छा दूसरा कंक्लूजन गलत है। कंक्लूजन 1 क्या है, ऑल चेयर्स आर बुक्स, ऑल चेयर्स आर बुक्स, ये तो वैसे ही गलत है, ये यहाँ पे तो इंटरसेक्शन आ रहा है ना, तो ऑल चेयर्स बुक्स तो है नहीं, तो गलत है। उसके बाद कंक्लूजन 3 क्या है, ऑल बुक्स आर चेयर्स, ऑल बुक्स आर चेयर्स, ये भी गलत है। और चौथा क्या है, नो चेयर इज़ अ बुक, नो चेयर इज़ अ बुक, तो ऐसा भी डेफिनेटली नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पहले वाले में तो इंटरसेक्शन है, कुछ चेयर्स बुक्स हैं इसमें, है ना, तो नहीं बोल सकते ऐसा, तो सारे कंक्लूजन बेसिकली गलत हैं, है ना, तो नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, क्लियर है बात। चलो ठीक, उसके बाद क्या है, 8 स्टूडेंट्स A B C D E F G and H सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल, तो ये सर्कुलर टेबल में है ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। अब बोल रहा है कि सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं सब, ठीक है, B एंड D सिट नीदर एडजेसेंट टू C नॉर अपोजिट टू C, तो C बना देते पहले, मान लो C यहाँ पे, तो B और D ना यहाँ पे हैं, ना यहाँ पे हैं, ना यहाँ पे हैं, तो यहाँ नहीं हो सकते B और D, अपोजिट भी नहीं हो सकते और एडजेसेंट भी नहीं हो सकते, बाकी कहीं भी हो सकते हैं। A सिट्स इन बिटवीन E एंड D, A सिट्स इन बिटवीन E एंड D, है ना, अच्छा ठीक है, A जो है वो E और D के बीच में है, ओके, एंड F सिट्स इन बिटवीन B एंड H, तो F जो है वो B और H के बीच में है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली करेक्ट, तो पहले अरेंज करके देख लेते हैं एक बार, है ना, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। यहाँ पे B और D नहीं आ सकता पहली बात, तो हम आगे बनाते हैं अगले पेज पे, दो तीन पॉसिबिलिटीज़ तो हम देखते हैं क्या हो सकती है ना, चलो आओ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक, देख लेते हैं एक बार। सी, एक बार सी से स्टार्ट करते हैं, तो सी यहाँ पे है ना, अब सी के अपोजिट बी डी नहीं होना चाहिए, तो क्या हो सकता है, अच्छा बी जो है वो एफ और एच के बीच में होना चाहिए, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि एफ यहाँ पे हो, बी यहाँ पे हो और एच यहाँ पे हो, तो एफ बी और एच के बीच में आ जाएगा, और ए जो है वो ई और डी के बीच में होना चाहिए, है ना, और डी यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे नहीं आना चाहिए और यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो एक ही पॉसिबिलिटी बची ये वाली, डी यहाँ पे हो, ए यहाँ पे हो और ई यहाँ पे हो, अच्छा एक और बच गया ना, जी भी बच गया, तो जी यहाँ पे भी आ सकता है ना, जी यहाँ पे आ सकता है, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सी जो है, हाँ एक पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है,
बी और एच के बीच में विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली करेक्ट, है ना। तो EADBFH, तो ये ऐसा टाइप का होना चाहिए, है ना। जस्ट अ मिनट, तो ए यहाँ पे लगा लो, ठीक है। और जी तो कहीं भी आ सकता है ना, तो जी कहीं भी आ सकता है। जी और एच की इंटरचेंज हो सकती है पोजीशन, क्योंकि जी और एच में तो कुछ नहीं है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि सी यहाँ पे हो और जी यहाँ पे हो, एच यहाँ पे हो, ई यहाँ पे हो, ए यहाँ पे हो, डी यहाँ पे हो और बी यहाँ पे हो और एफ यहाँ पे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। तो हमसे वैसे क्वेश्चन पूछा गया बी सिट्स इन बिटवीन ए एंड जी, तो ये तो डेफिनेटली गलत है, ए और जी के बीच में तो कहीं नहीं है बी, है ना। सी सिट्स अपोजिट टू जी, तो सी सिट्स अपोजिट टू जी, ऐसा एक है केस, इसमें हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है। एक मिनट, अच्छा ये भी ट्रू नहीं है, क्यों ट्रू नहीं है? अच्छा इसमें हमको एफ़ का भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि बी जो है वो एफ़ और इसके बीच में है, तो यहाँ से बी हटाओ, यहाँ से हटाओ, तो यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे एफ़ आ जाएगा, क्योंकि ये लिखा है ना कि जो ये है एफ़ सिट्स इन बिटवीन बी एंड एच, तो एफ़ शुड बी बिटवीन बी एंड एच, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी भी है, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी है? एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ई तो आ सकता है ना, इधर ई इधर आ सकता है, सी इधर आ सकता है, जी इधर आ सकता है और इधर की जगह ए आ सकता है, डी यहाँ आ सकता है, ठीक है। फिर से ये यहाँ पे एच आ सकता है, एफ आ सकता है, बी आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। तो ऐसे और पॉसिबिलिटीज़ ही बन सकती हैं, तो हमको तो डेफिनेटली करेक्ट मारना है। तो सी सिट्स अपोजिट टू जी ऐसा डेफिनेटली तो नहीं है, इस केस में है, इस केस में नहीं है। ई सिट्स अपोजिट टू एफ, ई सिट्स अपोजिट टू एफ इस केस में है बट हर केस में नहीं है, इसमें नहीं है ना, और इसमें भी नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी ट्रू नहीं है, नन ऑफ द अबव, है ना। हमको डेफिनेटली करेक्ट मानना था पर ये डेफिनेटली करेक्ट नहीं है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। 5 फ्रेंड्स PQXYZ परचेज सम नोटबुक्स, द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बिलो, नीचे दी हुई इन्फॉर्मेशन, ठीक है। Z परचेज 8 नोटबुक्स मोर देन X डिड, है ना। तो एक काम कर लेते हैं, हमको दिया क्या हुआ है XYZ PQR ऐसा कुछ दिया है, P परचेज 5 बुक्स, XYZ और P और Q, तो हमको कुछ दिया हुआ है XYZ P एंड Q, ये सब दिया हुआ है ना। हमको बोला गया कि Z परचेज 8 नोटबुक्स मोर देन X डिड, तो Z ने X से 8 ज़्यादा खरीदी, ठीक है। P और Q ने दोनों ने मिला के 21 खरीदी हैं, तो P प्लस Q मिला के कितना है 21, ठीक। Q ने 5 नोटबुक कम खरीदी P से, Q ने 5 नोटबुक कम खरीदी P से, मतलब Q जो है दैट इज़ P-5, है ना। उसके बाद X और Y ने मिलकर 28 खरीदी, तो X और Y ने मिलकर कितनी खरीदी 28 खरीदी। उसके बाद P परचेज 5 नोटबुक्स मोर देन X डिड, तो P ने X से 5 ज़्यादा खरीदी, P ने X से 5 ज़्यादा खरीदी, तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं वैल्यूज़ P और Q की, है ना। तो यहाँ पे Q की जगह P-5 डालो तो क्या आएगा 2P-5 इज इक्वल टू 21, तो P इज इक्वल टू 26/2 विच इज़ 13, तो P की वैल्यू आ गई 13 और P की वैल्यू 13 आ गई, तो Q की वैल्यू आ गई 8, 13-5 विच इज़ 8, और P की वैल्यू 13 आ गई, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, X की वैल्यू भी 8 आ गई, क्योंकि X इज़ 13, यहाँ 13 डालो तो 13-5 विच इज़ 8, और X की वैल्यू अगर 8 आ गई तो Y की वैल्यू कितनी आ गई 20, क्योंकि यहाँ पे X की वैल्यू अगर 8 डालोगे तो यहाँ माइनस करोगे तो 20 आएगा। उसके बाद X अगर 8 है तो 8 + 8 16, तो Z हो गया 16, ठीक है। हमसे बोला गया कि अगर एक नोटबुक का प्राइस 40 रुपये है, देन व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द नोटबुक्स। तो पहले तो निकालो कि कितनी हैं टोटल, 28 और 28 + 16 44 और यहाँ से 21, है ना, 65 नोटबुक्स हैं और एक का प्राइस 40 रुपये है,
तो कितना आ जाएगा 5 4 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24 + 2 26, 2600 रुपये। तो 2600 रुपीज़ हो जाएगा, 2600 रुपीज़ हो जाएगा क्या, बेसिकली कॉस्ट, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर। अ पर्सन एक्स वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेन्स अमंग 6 चिल्ड्रन। तो एक्स को पेन्स डिस्ट्रीब्यूट करने ए बी सी डी और ई में, है ना, ये पेन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इसको, ठीक है, और एफ भी है। सपोज ए गेट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन्स रिसीव्ड बाय बी। तो मान लो बी को मिले ए, तो ए को कितने मिले 2a, है ना, 3 टाइम्स दैट ऑफ सी। तो अच्छा एक मिनट रुको, ए गेट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन्स रिसीव्ड बाय बी। मान लो बी को ए मिले, या फिर एक काम करते हैं एक्स से ले लेते हैं, एक्स करके, या वाई ले लेते हैं, आ जाओ। मान लो बी को वाई पेन्स मिले, बी को लेट से वाई मिले, तो ए को कितने मिले ट्वाइस ऑफ वाई, 2 गुना मिले बी के। अच्छा 3 टाइम्स दैट ऑफ सी। तो ए के पास जो नंबर ऑफ पेन्स हैं दैट इज़ 3 टाइम्स दैट ऑफ सी। मतलब सी के पास कितने पेन्स होंगे, a/3, जितने ए के पास हैं उसका 1/3। तो ए के पास 2y हैं, तो सी के पास कितने होंगे 2y/3। फिर बोला 4 टाइम्स दैट ऑफ डी। मतलब डी के पास कितने होंगे 1/4 जो ए के पास है, मतलब 2y/4। और ई के पास कितने होंगे, ई 5 टाइम्स दैट ऑफ ई, मतलब 1/5। ई के पास कितने होंगे, जितने ए के पास हैं उसका 1/5, क्योंकि ए के पास जो है दैट इज़ 5 टाइम्स दैट ऑफ ई। तो ई के पास होंगे a/5। तो ए है 2y/5। और एफ के पास कितने होंगे, एफ इसमें 6 टाइम्स दैट ऑफ एफ लिखा है, तो एफ के पास होंगे 1/6 ऑफ ए, दैट इज़ 2y/6। ये होगा। बोल रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स एक्स शुड बाय सो दैट नंबर ऑफ पेन्स ईच वन गेट्स इज एन इवन नंबर। मतलब बोल रहा है मिनिमम वाई का वैल्यू कितना होना चाहिए, नहीं सॉरी, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स, मतलब ये टोटल मिला के कितने नंबर ऑफ पेन्स होने चाहिए सच दैट सबको जो मिले वो एक इवन नंबर हो, है ना। तो इसको करते हैं, आ जाओ। तो एक बार देख लेते हैं, ए का 2y है, बी के पास y है, सी के पास 2y/3 है, डी के पास 2y/4 है, और ई के पास 2y/5 है, एफ के पास कितना है 2y/6, है ना। तो सबसे पहली बात तो सबके पास इवन नंबर आना चाहिए, और इवन नंबर आने के लिए, अच्छा यहाँ पे इंटीजर आने के लिए इनका एलसीएम तो होना चाहिए 3 4 5 और 6। यहाँ फ्रैक्शन में क्या है 3 4 5 और 6, इनका एलसीएम निकालो एक बार। फिर 2, फिर ये 2 और फिर ये 5, तो 5 2 10 और 3 2 6, 60 आएगा, 60 आएगा एलसीएम यहाँ से, है ना। तो 60 अगर एलसीएम आएगा यहाँ से, है ना, तो 60 एलसीएम आएगा तभी ये सारे इंटीजर्स आएंगे पहली बात। तो हम 60 डाल के देखेंगे, अगर y हमारा 60 है तो a के पास नंबर ऑफ पेन्स कितने होंगे 120, b के पास कितने होंगे 60, और c के पास कितने होंगे 40 होंगे ना, 2 × 60/3 दैट इज़ 40। और d के पास कितने होंगे, d के पास होंगे 30, ई के पास होंगे कितने, ई के पास होंगे 5 15 2 30, ई के पास भी 30 ही होंगे, 2y/5 है ना, 24 सॉरी, ई के पास होंगे 24, 2y/5, और इसके पास होंगे 20, एफ के पास होंगे 20, है ना। अच्छा ये मिनिमम है, ये कैसे पता चला, क्योंकि पहली बात तो एलसीएम है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, गलती कैसे हो सकती है इसमें बताता हूँ। ये जो 2y/4 है ना, इसकी जगह बच्चे लिख देंगे y/2,
और फिर बोलेंगे यहाँ तो एलसीएम आपने 4 लिया था ना, हम तो 2 का ले रहे हैं, तो अगर हम 2 का लेंगे यहाँ पे एलसीएम तो आंसर चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 5 और 2, तो 2 1 ज़ा 2, फिर यहाँ पे 5 आएगा, तो यहाँ से 30 आएगा एलसीएम फिर। तो बोलेंगे 30 पॉसिबल है, बट अगर आप 30 डालोगे इसमें y की जगह 30, तो d की जो वैल्यू है ना, d की जो वैल्यू है वो 15 आ जाएगी, क्योंकि d क्या है y/2। तो 15 तो इवन नंबर नहीं है, इवन नंबर आना चाहिए ना, इवन नंबर नहीं है, इसीलिए ये मिनिमम पॉसिबल ही है। मिनिमम पॉसिबल y की वैल्यू 60 है, तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने होने चाहिए इन सब का सम मिला के? दैट इज़ 120 + 60 + 60 + 40 होता है 100, 100 + 120 दैट इज़ 220, 220 + 30 दैट इज़ 250, 250 + 44 294। तो आंसर आ गया 294। क्लियर है बात? है ना?